गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं संदीप एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं विजेता क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। एक बार प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम लोग इसी जो आप लोगों को नज़र आ रहा है इस थंबनेल में कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कंटिन्यूसली, उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। जो क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम्स में पहले पूछे गए हैं उन्हीं को हम लोग लेके चल रहे हैं। तो प्लीज़ एक बार 2 मिनट हैं आप लोगों के पास, उसके बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार। जल्दी आ जाइए भाई, एक बार फटाफट काम शुरू करेंगे फिर। चलिए शुरुआत करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो मैं है वो आप लोगों का लिख रहा हूँ मैं बोर्ड के ऊपर, उसके बाद हम लोग अपने काम को शुरू करते हैं। फटाफट से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, नरेशन चेंज करनी है भाई। क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एक क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है वॉइस और नरेशन को लेके, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और नरेशन भी पूछी जाती है, वॉइस भी पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने मैं लिख रहा हूँ, उसके आंसर्स देखिएगा। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने नरेशन का, लिखता है गुड आफ्टरनून नीरज, प्लीज़ एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए भाई। क्वेश्चन है फर्स्ट आप लोगों के सामने जो नरेशन का है। नरेशन में वो कहता है कि द जज सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस। देखिए जो क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट पार्ट की, जिसको आप लोग रिपोर्टिंग वर्ब कह देते हैं, इस रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये सेड जो आप लोगों को पास्ट का नजर आता है। अब इस पास्ट के टेंस को हम लोगों को पता है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं, कंफर्म्ड। और उसके बाद हमें अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच दिख रही है कोमा इन्वर्टेड कोमास के अंदर, उसमें हम लोगों के सामने है कि सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कॉल द फर्स्ट विटनेस। दैट मीन्स ये सेंटेंस जो है वो आप लोगों का कैसा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है भाई? इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर इसका आंसर, मैं ऑप्शंस नहीं लिख पाऊंगा, चारों ऑप्शंस लिखने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होएगा, तो मैं सीधा सीधा इसका आंसर ही लिख देता हूँ। अपने भी आंसर्स आप लोग देते रहें, कमेंट में चेक कर रहा हूँ भाई। आंसर इसका कहता है द जज सेड। तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हमें पता है कि या तो आप लोगों की कमांड आती है या सजेशन आता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस वगैरह पूछता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कहता है द जज सेड, दैट मीन्स कि जज जो होता है वो कमांड करता है। अगर इसके आंसर को देखते हैं तो आपका आंसर शुरू हो जाता है द जज। पास्ट में है तो आप लोग सेड को कमांडेड में लेके जाएंगे, द जज कमांडेड। अब उसके बाद आप लोगों को नजर आता है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है, सेंटेंस जो है वो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए आप लोग प्रेपोजिशन टू को यूज करते हैं, और अगर इंपेरेटिव है तो वो एज इट इज ही रह जाता है। तो आप लोग लिखेंगे टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो चुका है। इसमें कहता है द जज कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, ये आप लोगों का आंसर हो जाता है। चार ऑप्शन अलग अलग तरीके से मिलेंगे भाई। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप लोग जब सॉल्व करने चलें तो ये देख लें कि सेंटेंस आप लोग आइडेंटिफाई करवा पा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने बाहर का टेंस देखना है वो क्या कहता है। उसके बाद आप लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको समझ आ जाता है कि ये सेंटेंस जो है वो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इंपेरेटिव सेंटेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टू प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो सेंटेंस है वो एज इट इज़ आप लोग रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्टिकल से है। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आप लोग अपने आंसर को तैयार कीजिएगा। सेंटेंस कहता है इट इज टू हैवी ब्लैंक बैग टू कैरी, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल आर्टिकल। ऑप्शंस आप लोगों के सामने वही
ए पे है आप लोगों का ए ही दिया गया है, बी पे आप लोगों को एन दिया गया है, सी पे आप लोगों का द दिया गया है, और डी ऑप्शन है आप लोगों के सामने नन या फिर नन ऑफ दीज। अपने आंसर बताइए फटाफट, अपने आंसर्स लिखिएगा कमेंट में। मैं उसके साथ साथ दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख रहा हूं, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेपोजिशन से है, मैं लिख रहा हूं, पहले वाले क्वेश्चन का भी आंसर दें भाई। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इट इज़ टू हैवी ब्लैंक बैग टू कैरी, इसका आपने फिलर भरना है आर्टिकल की मदद से। दूसरा आपका है प्रेपोजिशन से क्वेश्चन है ही वॉज गोइंग ब्लैंक, he was going blank home, he was going blank home after finishing his work in office, after finishing his work in office। क्वेश्चन पूछा रहा है, प्रेपोजिशन आप लोगों ने इसके अंदर फिल करना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट देता है आप लोगों को इन, बी ऑप्शन देता है टू, सी ऑप्शन देता है आप लोगों को फोर, और डी ऑप्शन देता है नन। चलिए इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर बताइए फटाफट, फिर चलते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग डिस्कस करने चलते हैं मेरे भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल। ऑप्शंस आपके सामने ए एंड द या फिर नन ऑफ दीज हैं। तो आप लोग पहले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें भाई। इसमें कहता है इट इज़ टू हैवी ब्लैंक बैग टू कैरी। लास्ट किसी क्लास के अंदर जब हम लोग और दूसरे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे भी हमारे सामने एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था। मैंने कहा था कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आप लोगों को एज टू सो जैसा शब्द, या फिर आप एज टू सो या फिर हाउ, सो या फिर हाउ जैसा शब्द हो, उसके जस्ट बाद आप लोगों को कोई एडजेक्टिव नज़र आ जाता है, और उसके बाद अगर फिलर नज़र आता है, और उसके बाद आपको कोई अगर नाउन नज़र आती है मेरे दोस्तों, तो आप लोग देखो नॉर्मली तो क्या होता है, नाउन से पहले आप लोग एडजेक्टिव को लेते हैं, एडजेक्टिव के आगे आप लोग किसको लेके जाते हैं, आपके आर्टिकल को लेके जाते हैं। लेकिन जब आप लोगों को ये चार शब्द नज़र आते हैं, तो इन चार शब्दों के साथ अगर आप लोगों को कोई एडजेक्टिव नज़र आए, एडजेक्टिव होगा तो 100% ये तो श्योर होता ही है कि आपको कोई ना कोई नाउन जरूर मिलेगा। अब यहाँ पे नाउन भी है। एज पर रूल तो जब प्लेसमेंट की बात करते हैं तो आप लोग करते हैं क्या है, नाउन। नाउन के सामने अगर एडजेक्टिव है तो आर्टिकल कहाँ पे आता है, इस एडजेक्टिव से पहले आता है। लेकिन जब कंडीशन ये हो कि आपको ये चार शब्द नज़र आए और उसके साथ लगता आपको कोई एडजेक्टिव नज़र आता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग यहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, यानी कि आप लोग या तो ए को भरते हैं या तो एन को भरते हैं। ए या एन डिपेंड करेगा साउंड के ऊपर, ये आप लोगों ने आर्टिकल में समझा ही है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ तो कहता है इट इज़ टू हैवी ब्लैंक बैग। अब बैग जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब सिंगुलर है तो आप लोग बैग की बी की साउंड वो जनरेट कर रहा है, तो बी के लिए तो आप लोग ए का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ए। फर्स्ट आपका आंसर रहेगा भाई। इस लॉजिक को ध्यान में रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का प्रेपोजिशन से है। प्रेपोजिशन में कहता है ही वॉज गोइंग ब्लैंक होम आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क इन ऑफिस। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर होम शब्द दे रखा हो, ये भी बताया जाता है किसी भी सेंटेंस में अगर होम शब्द दिया गया है और होम शब्द से पहले कोई भी ऐसा शब्द जो मोशन शोइंग हो, मोशन को शो करने वाला वर्ड हो, मोशन शोइंग वर्ड हो, यानी कि आप लोगों को मिल जाए गो, गेट, रीच एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं, मोशन को। ये काम जब होंगे तो कोई ना कोई मोशन ही होएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, इनके बीच में कभी भी कोई प्रेपोजिशन आप लोग लेते ही नहीं हैं। ये प्रेपोजिशन इनकरेक्ट मानी जाती है। इसी हिसाब से अगर मैं देखूं तो आप लोग देखिए ज़रा, होम लिखा हुआ है, होम के पहले आप लोगों को लिखा हुआ है गोइंग। अब गोइंग क्या है, ये गो की ही आईएनजी फॉर्म है। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका आंसर, क्योंकि हमें पता है कि होम के पहले अगर मोशन को शो करने वाला कोई शब्द नज़र आता है तो हम कोई भी प्रेपोजिशन वहाँ पे उसको नहीं देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस कहता है ही ऑर्डर्ड, सेंटेंस कहता है ही ऑर्डर्ड
he ordered as if he blank a king। ऑप्शन आपके पास मिलते हैं हैज़, ए ऑप्शन मिलता है आपको हैज़, बी ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है विल, सी ऑप्शन मिल जाता है आप लोगों को वर, और डी ऑप्शन मिल जाता है आप लोगों को क्या, कोई भी इनमें से नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। बड़े ध्यान से देखें क्वेश्चन को, आंसर बनाएं। मैं दूसरा क्वेश्चन भी लिख रहा हूं, उसके बाद हम इन दोनों ही क्वेश्चंस को साथ साथ डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एरर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन कहता है, इसके अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, चिल्ड्रन लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स rather than sweets, rather than sweets। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से क्या करना है आप लोगों ने, एरर को फाइंड आउट करना है। ए बी सी डी, चारों ही ऑप्शंस में से एक एरर है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एरर ही ना हो। अगर आपका एरर होगा तो ए बी सी में है, अगर नहीं है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, नो एरर को क्लिक कर सकते हैं भाई। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसकी तरफ देखते हैं। सेंटेंस कहता है ही ऑर्डर्ड एज इफ ही ब्लैंक अ किंग। एज इफ का मतलब होता है मानो, एज इफ का मतलब होता है मानो, ये कंजंक्शन है भाई। अब इस सेंटेंस में बात कंजंक्शन की नहीं है, बात है कि आप लोग इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब क्या भरेंगे। सेंटेंस में उसने कहा कि ही ऑर्डर्ड एज इफ, वो इसने इस प्रकार से ऑर्डर किया कि मानो वो कोई राजा है। अब राजा है तो नहीं वो, राजा है तो नहीं वो, यानी कि बात किसकी हो रही है, सपोजिशन की बात हो रही है भाई, सपोजिशन की। सपोजिशन मतलब जहां पे ऐसा है नहीं लेकिन फिर भी हम उसको उस जैसा मान रहे हैं। जब बात सपोजिशन की आती है, ये आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंस में भी पढ़ाया जाएगा, जब कंडीशनल सेंटेंस को हम कभी डिस्कस करेंगे, या कंडीशनल सेंटेंस से कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ऐसे केस में आप लोग यहाँ पे हैज़ की अगर बात करते हैं तो हैज़ शब्द का प्रयोग हम लोग हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हैं, तो आप लोग उसके साथ कोई ना कोई थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए हमें, लेकिन इसके बाद तो कोई थर्ड फॉर्म है नहीं, इसका मतलब ये डिस्कार्ड हुआ। विल, विल वैसे नहीं हो सकता क्योंकि फ्यूचर दिखा रहा है, विल जो है वो किसको दिखाता है, फ्यूचर को दिखाता है, और यहाँ पे बात हो रही है किसकी, पास्ट की, क्योंकि सेंटेंस आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का मिलता है, इसका मतलब ये जिक्र किसका है, पास्ट का है भाई। उसके बाद चलते हैं हम लोग वर्ब की तरफ। वर्ब की बात आती है जब किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप लोग वर्ब को यूज करते हैं तो वो बात सपोजिशन की मानी जाती है। ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, फिर भी उसके जैसा होने की बात करी जाती है, तो वहाँ पे हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। इसी हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो आपका आंसर वर्ब क्लिक कर देंगे हम लोग, और ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग क्या भरेंगे, वर्ब को भरेंगे भाई, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो एरर से है, एरर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन कहता है चिल्ड्रन लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स रेदर देन स्वीट्स। चिल्ड्रन लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स रेदर देन स्वीट्स। बताइए फटाफट। देखो बड़ा इजी सा सेंटेंस है ये। चिल्ड्रन शब्द की बात करते हैं आप लोग, तो चिल्ड्रन जो शब्द है ये अपने आप में कैसा है, प्लूरल है भाई। कैसा है मेरे भाई, प्लूरल है। और अगर आप लोगों का सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप लोग उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं लाइक्स की देखो तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ क्या है, एस या ई एस है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब एस या ई एस आता है तो इसको आप लोग क्या मान के चलते हैं मेरे दोस्तों, इसको मान के चलते हैं बेटा आप लोग सिंगुलर। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो सिंगुलर वर्ब, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में एरर है। होना क्या चाहिए था, कायदे से होना ये चाहिए था कि आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए थी, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो प्लूरल कंसीडर करी जाती है। और इसी वजह से आप लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे अगर लाइक्स की जगह पर लाइक पाते तो ज़्यादा ठीक माना जाता।
उसका वो आंसर आपका ठीक होता। अगर यहाँ पे लाइक लिखा होता तो फिर सेंटेंस में कोई एरर नहीं था और आप लोग नो एरर को क्लिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो फर्स्ट पार्ट में ही हमें क्या मिली, प्रॉब्लम मिली, जो कि एक एरर रिफ्लेक्ट हो ही रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंजंक्शन से क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है भाई। कंजंक्शन कहता है आई हैव नेवर सीन हिम, सेंटेंस कहता है भाई आपके सामने, मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, बोर्ड पे स्पेस नहीं है। सेंटेंस उसने कहा आई हैव नेवर सीन हिम, आई हैव नेवर सीन हिम blank that unfortunate blank that unfortunate event happened। आंसर हैं आपके पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, फर्स्ट है आपका सिंस, बी ऑप्शन दिया हुआ है टिल, सी ऑप्शन दिया हुआ है अनलेस और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास अनटिल। चलिए अपने आंसर बनाइए भाई, अपने आंसर बनाइए, उसके बाद हम काम करते हैं। एक क्वेश्चन उसके साथ साथ मैं और भी लिख देता हूँ। क्वेश्चन टैग बनाना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन टैग है। सेंटेंस कहता है लेट अस हेल्प, लेट अस हेल्प। क्वेश्चन टैग बनाना है लेट अस हेल्प देम, सेंटेंस आपका है और उसने पूछा आपसे कि अपना आंसर क्वेश्चन टैग से फिल कीजिएगा। ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, पहला दिया हुआ है भाई विल वी, बी ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों के सामने क्या, शंट वी, सी ऑप्शन दिया हुआ है शैल वी और डी ऑप्शन दिया हुआ है शुडंट वी, शुडंट वी। फटाफट से अपने आंसर बताइए भाई, उसके बाद हम चलते हैं अपने आंसर्स की तरफ, इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को क्या कहना चाहता है। चलिए फटाफट बताइए भाई। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है आई हैव नेवर सीन हिम ब्लैंक दैट अनफॉर्चुनेट इवेंट हैपेंड। देखो भाई बड़ा सीधा सा आप लोगों को बता दिया जाता है जब कंजंक्शन पढ़ाया जाता है। सिंस शब्द का प्रयोग आप लोग कंजंक्शन की तरह जब यूज करते हैं तो बहुत ही सीधी सी बात याद रखनी है कि जब कभी भी आप लोगों को सेंटेंस के पार्ट सेकंड पार्ट के अंदर आप लोगों को पास्ट टेंस मिलता है, पास्ट टेंस यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मिलती है, तो हम अपना आंसर सिंस मान के चलते हैं। ये तो है भाई इसका लॉजिक जिसको आप लोग ध्यान से देखते हैं। सिंस को अगर मैं हिंदी में कन्वर्ट करूं या इसका मतलब अगर मैं मान के चलूं तो इसका मतलब होता है जब से, और टिल का मतलब होता है तक, अगर मैं हिंदी से ही रिलेट करके चलता हूं। अदरवाइज हिंदी से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी जैसा कि हम लोग करते ही हैं कि क्वेश्चन को हम लोग अपने हिसाब से हिंदी बना के चलते हैं, फिर उसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसी तरीके से आपका आंसर भी कई बार गलत हो जाता है। नेक्स्ट जो कहता है उसमें कहा अनलेस, अनलेस का मतलब होता है जबकि नहीं, ध्यान से देखें इसका मीनिंग होता है जबकि नहीं, नेगेटिव वर्ड है। और फोर्थ है आपका अनटिल, जब तक नहीं। तो भाई इसने कहा कि आई हैव नेवर सीन हिम सिंस ब्लैंक दैट अनफॉर्चुनेट इवेंट हैपेंड। तो पहला ही लॉजिक आप लोग ये समझ के चले कि यहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मिलती है, यानी कि पास्ट टेंस नजर आता है, और जहाँ पे आपको पास्ट टेंस नजर आता है वहाँ पे आप लोग सिंस अपना आंसर पिक करते हैं, आपका आंसर हो जाता है सिंस। ये इसका लॉजिक बनता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन टैग की तरफ। क्वेश्चन टैग में वो कहता है, सेंटेंस मिलता है लेट अस हेल्प देम, लेट अस हेल्प देम। तो ऐसे सेंटेंस जो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जो लेट से शुरू होते हैं,
लेट से शुरू होते हैं तो हमें पता है कि क्वेश्चन टैग लगाने के लिए दो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हो जाती हैं, और वो दो चीज़ें ज़रूरी क्या हैं कि एक तो आपको हेल्पिंग वर्ब का पता हो और एक आपको सब्जेक्ट के बारे में पता हो। हेल्पिंग वर्ब या फिर सब्जेक्ट का पता हो तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को देखते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट तो मेंशन किया नहीं जाता, क्यों? क्योंकि सेंटेंस कैसा है? इंपेरेटिव है मेरे भाई। तो ऐसे में आप लोग जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ले रखा होता है आपने, उसका सब्जेक्टिव केस आप लोग यहाँ पे मान के चलते हैं। तो अस जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि वी आवर अस, यहाँ पे वी आपका सब्जेक्टिव केस होता है, आवर आप लोगों का पॉजेसिव केस होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है, और अस जो है आप लोगों का कौन सा? ऑब्जेक्टिव केस होता है। चलो ये भी बात ठीक हुई। दूसरी बात हमें चाहिए अब क्या? वर्ब चाहिए है। अब वर्ब इसके अंदर है ही कुछ नहीं, तो भाई ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि बात हम लोग जब लेट से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस की करते हैं तो आपका सेंटेंस फ्यूचर में जाता है। किस में जाता है? फ्यूचर में जाता है। और इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे फ्यूचर में, तो यहाँ पे विल भी है, लेकिन हमें पता है कि आई और वी के साथ विल हम लोग यूज़ नहीं करते हैं तो कुछ स्पेशल केसेस में करते हैं। तो ऐसे में आप लोगों का फर्स्ट तो आंसर हुआ ही गलत। दूसरा आपको ये पता है कि भाई नेगेटिव शंट जो है वो नेगेटिव है। वो नेगेटिव आंसर क्यों आप लोग नहीं ले पाते हैं? रीज़न है इसका, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जब आप इस लेट शब्द की बात करते हैं तो ये लेट शब्द अपने आप में ही नकारात्मक समझा जाता है। कैसा माना जाता है? नकारात्मक। और हमें पता है कि अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा तो आपका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। तीसरे की तरफ चलते हैं, उसने कहा शैल बी। शायद ये हमारी सारी ही कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। सॉरी हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब भी आप लोगों को सही जो आपको चाहिए वो मिल रही है। कौन सी? शेल, क्योंकि बात फ्यूचर की करेगा। और दूसरी कंडीशन ये कि वी के साथ तो आप लोग लेते ही क्या है? शेल को ले लेते हैं। इस वजह से आपका आंसर सी करेक्ट होता है। दूसरी बात ये लिखा हुआ है कि शुडंट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि शुड जो है अपने आप में एक मॉडल ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब तो है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई हेल्पिंग वर्ब दे ही नहीं रखी है। जब हेल्पिंग वर्ब गिवन ही नहीं है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी हेल्पिंग वर्ब ले नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, ले कौन सी सकते हैं वो डिपेंड करता है आपके सेंटेंस की कंडीशन क्या कहती है। सेंटेंस की कंडीशन क्या कहती है? और कंडीशन क्या कहती है आपको कि भैया ये तो बात फ्यूचर की करेगा, और फ्यूचर के लिए आप लोग अपने आंसर को बना के चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पे कंफ्यूजन इसको लेके आ जाता है दिमाग में। सेंटेंस कहता है देयर इज अ ब्लैंक गर्ल, देयर इज ए ब्लैंक कॉलेज, देयर इज ए ब्लैंक कॉलेज in my street, in my street। सेंटेंस कहता है देयर इज ए ब्लैंक कॉलेज इन माई स्ट्रीट। फटाफट से अपना देखिएगा भाई, ऑप्शंस देखिए क्या है। ए ऑप्शन उसने कहा गर्ल्स, गर्ल के साथ एपोस्ट्रोफी ऐसे। सेकंड उसने कहा भाई गर्ल्स। सी ऑप्शन आपको कहता है गर्ल्स, और डी ऑप्शन आपका कहता है गर्ल्स। डी ऑप्शन आपका कहता है गर्ल्स। फटाफट अपने आंसर दीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन उसने कहा देयर इज अ ब्लैंक कॉलेज इन माई स्ट्रीट। चलिए जब तक आंसर देखते हैं तो मैं दूसरा क्वेश्चन एक और लिख देता हूं आप लोगों के सामने। दूसरा क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं आप लोगों के सामने। क्वेश्चन कहता है राम अग्रीड। ये आप लोगों का क्वेश्चन है भाई, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं ये फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन है, आप लोगों को फ्रेजल वर्ब पिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राम अग्रीड टू ब्लैंक माई ऑर्डर्स। फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है कैरी अवे, बी ऑप्शन आपको मिलता है कैरी ऑन, सी ऑप्शन मिलता है कैरी आउट, और डी ऑप्शन मिलता है कैरी ऑफ। चलिए दो क्वेश्चन है, फटाफट अपने आंसर देखेंगे।
फर्स्ट में कहता है, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को देखते चलें। पहला कहता है देयर इज ए ब्लैंक कॉलेज इन माई स्ट्रीट। बहुत जगह पे आप लोगों को, जब कभी भी आप लोग अपने सिटी में घूम रहे होते हैं या कहीं पे आप लोग जा रहे होते हैं, तो बहुत जगह पे आप लोगों को लिखा मिलता है गर्ल्स कॉलेज, बॉयज़ हॉस्टल, बॉयज़ पीजी एट्सेट्रा, गर्ल्स पीजी वगैरह वगैरह। तो बात ये है आप लोगों को कि ये पोजेशन दिखाने के लिए आप लोग शब्दों का जिनका प्रयोग करते हैं या नोटेशन का प्रयोग करते हैं, एक है एपोस्ट्रोफे एस, दूसरा है साइन ऑफ एपोस्ट्रोफे, और एक है आप लोगों का ऑफ। इन तीनों ही का अर्थ होता है का, के, की, यानी कि संबंध बताने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसी सिचुएशन को अगर थोड़ा सा आगे मैं लेके जाता हूँ, तो भाई इसके अकॉर्डिंग अगर मैं पहले वाले गर्ल्स को देखता हूँ और गर्ल्स के साथ अगर मैं इसको पिक करता हूँ तो लिखा कॉलेज। लॉजिकली आप लोग समझ के चलें, क्या किसी एक लड़की का कॉलेज हो सकता है? क्या किसी एक लड़की के लिए कोई कॉलेज हो सकता है? आप कहेंगे सर शायद नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है तो अपना आंसर इनकरेक्ट। दूसरी बात उसने करी भाई, लिखा हुआ है गर्ल के साथ एस यानी कि प्लूरल और उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस। भाई लड़कियों के लिए तो कॉलेज होता है, कॉलेज जो होता है वो एक से ज़्यादा लड़कियों के लिए होता है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो भैया ये जो चीज़ है ये प्लूरल भी है, लेकिन उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। देखो लग जाता है, लेकिन यहाँ पे गलत क्यों मानेंगे हम लोग? रीज़न इसके पीछे ये है मेरे भाई कि जो गर्ल्स है, जो ये गर्ल्स है, इसको जब बोल रहे हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है जिसको आप लोग हिजिंग साउंड कहते हैं। किसको कहते हैं? हिजिंग साउंड, जिसके बोलते वक्त आप लोग अंत में स वगैरह की साउंड आती है, दैट इज कॉल्ड हिजिंग साउंड वर्ड। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे जब इसको देख रहे हैं गर्ल्स को, तो ऐसा कोई भी शब्द जिसको बोलने में आप लोगों को स की साउंड आती है, उसके साथ कभी भी एपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस हिसाब से ये वाली चीज़ भी आपकी गलत हो जाती है। तीसरा ऑप्शन जो लिखा है वो लिखता है गर्ल के साथ, गर्ल के साथ एस लगा हुआ, इसका मतलब प्लूरल भी हुआ। प्लूरल भी हुआ तो उसके साथ उसने क्या लिखा? एपोस्ट्रोफे एस का सिर्फ साइन, साइन ऑफ एपोस्ट्रोफे उसने लिख दिया है। क्या लिख दिया भाई? साइन ऑफ एपोस्ट्रोफे उसने लिख दिया। अब साइन ऑफ एपोस्ट्रोफे जब उसने लगाया मेरे दोस्तों आपके सामने, तो आपको पता है कि ये भी तो काके की, यानी कि ये भी तो पोजेशन दिखाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। और जब ये पोजेशन दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका संबंध ये ज़्यादा के लिए भी हुआ और इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस की जगह पे साइन ऑफ एपोस्ट्रोफे उसने लगा के दिया, तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंस लग रहा है। गर्ल के साथ अगर आप लोग प्लूरलाइज करते हैं तो एक एस तो लगता है, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं लगते हैं, और उसने तो वो तो बिल्कुल ही नॉनसेंस लग रहा है, उसको तो आप लोग बिल्कुल ही हटा दें, वो तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राम अग्रीड टू ब्लैंक माई ऑर्डर्स। राम अग्रीड टू ब्लैंक माई ऑर्डर्स। पहला ऑप्शन लिखा है आपके सामने कैरी अवे। कैरी अवे का मीनिंग समझिए भाई। कैरी अवे का मतलब होता है लेके चले जाना। कैरी अवे का मतलब होता है ले जाना या लेकर चले जाना। बी ऑप्शन लिखा हुआ भाई कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू रखना, किसी चीज को जारी रखना। आप लोगों का क्या कहलाता है? कैरी ऑन कहलाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का कैरी आउट। कैरी आउट का मीनिंग होता है पालन करना। सी ऑप्शन है आपके सामने कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब होता है भाई चुरा कर किसी चीज को आपसे दूर ले जाना। अब सेंटेंस कहता है कि राम अग्रीड टू ब्लैंक माई ऑर्डर्स। तो जब ऑर्डर्स की बात करते हैं तो ऑर्डर्स की उसने कहा कि भाई राम जो है अग्री कर गया। किस चीज के साथ अग्री कर गया भाई? कि मेरे ऑर्डर्स को वो मानेगा। और ऑर्डर्स को मानने के लिए एक ही ऑप्शन आपके सामने है, मैंने अभी बताया आपको उसका मीनिंग कैरी आउट। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या बना भाई? कैरी आउट आपका आंसर हुआ, जिसका मतलब होता है पालन करना। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और बहुत ही छोटा सा है। लिविंग प्लेस बताना है आप लोगों ने। लिविंग प्लेस ऑफ कैट। लिविंग प्लेस बताना है किसके? कैट। कैट यानी कि बिल्ली का। ऑप्शन क्या मिलता है आपके सामने? फर्स्ट ऑप्शन आपको देता है डेन। बी ऑप्शन आपको देता है पेन। सी ऑप्शन आपको देता है केज। और डी ऑप्शन आप लोगों को देता है बुरो। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। इस क्वेश्चन को आप लोग देखें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। कल की क्लास में फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लिविंग प्लेस बताना है किसका?
कैट का। मैंने कहा था आप लोगों को मेरे दोस्तों कि जब कभी भी आपका एयरफोर्स या नेवी के एग्ज़ाम की बात करी जाती है तो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है क्या, या तो किसी जानवर का वो लिविंग प्लेस पूछ लेता है, या आप लोगों का वो किसी जानवर का यंग वन यानी कि उसके बचपन में उसको क्या कहा जाता है, वो जब छोटा होता है तो उसको क्या कहा जाता है, या फिर उसकी साउंड आप लोगों से पूछ लेता है। चलिए बात करते हैं आपके लिविंग प्लेस ऑफ कैट की। तो पहला शब्द लिखा हुआ है डेन। डेन का मतलब होता है मांद। मांद यानी कि जहाँ पे शेर रहते हैं, तो ये तो हमारे शेर के लिए, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होएगा। लिविंग प्लेस फॉर लायन अगर यहाँ पे लिख रखा होता तो हम अपना आंसर इसको मान लेते हैं। सेकंड है भाई आपके सामने पेन। पेन का मतलब है बाड़ा। बाड़े में बिल्ली रह नहीं सकती, क्योंकि बाड़ा क्या होता है, जहाँ पे कुछ लकड़ियों का आप लोगों ने देखा होगा, कहीं पे भेड़ बकरियों को जब रोका जाता है तो उसके बीच में जहाँ कहीं पे बकरियाँ मिलती हैं, चारों तरफ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता है, उसको बाड़ा कहा जाता है। तो बिल्ली तो वहाँ पे रुक नहीं सकती है भाई। थर्ड ऑप्शन आपके सामने है केज। केज यानी कि पिंजरा। हाँ, पिंजरे में बिल्ली रुक सकती है, पिंजरे में बिल्ली रुक सकती है, इसका मतलब आपका आंसर ये सही है। बुरो। बुरो आप लोगों का कहाँ पे, सुबह की क्लास में भी एक पिछले प्रैक्टिस सेट के अंदर आया था। बुरो जो रहने का स्थान होता है किसका, रैबिट का होता है। जहाँ पे खरगोश रहता है उसको आप लोग क्या कहते हैं, बुरो कहते हैं। तो भाई आज की क्लास में हम लोग अपना काम का सिलसिला यहीं पे ख़त्म करेंगे, और कल की क्लास में, कल सुबह की क्लास में मैं 11:15 बजे फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी इसी टाइम पे। तो आप लोगों की मुलाकात फिर से मुझसे होगी। आपके टीचर्स जो आपके सामने आते हैं उनसे आप लोग उनकी क्लासेस को अटेंड किया कीजिए, उनकी बातें सुना कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है आपके लिए सेशन, और हो रहा है क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं। ठीक है, तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही। उसके बाद कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा, मिलते रहिएगा, बात करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, क्लासेस को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर। कल फिर आप लोगों से फिर से मुलाकात।